वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करने के लिए आई हूँ जिसे मैं अपने माता पिता से भी शेयर नहीं की थी, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं जुटा पाई मैं बोल पाऊँ। और मुझे आज लगा कि नहीं, अब ये बातें बोल देनी चाहिए, लोगों के बीच आनी चाहिए। जिस बात को मैं कभी किसी से नहीं बोल पाई, आज आप लोगों के बीच मैं बेधड़क बेझिझक रख रही हूँ। और मुझे थोड़ी सी भी संकोच नहीं हो रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, मेरे बोलने से और जो मुझे सुनते हैं उनको सुनने से अगर कुछ लाभ मिले तो अपने बच्चों का बचाव कर सके और खुद का बचाव कर सके। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि नहीं, ये बातें आनी चाहिए सबके बीच। उस समय शायद मैं इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि मैं बहुत बच्ची थी। ये बात उस टाइम की है जिस समय मैं क्लास 8 में पढ़ती थी और एनसीसी की कैंडिडेट थी। आप लोगों को तो पता ही है मेरी कमजोरी कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहती थी। यही कारण है कि मेरे स्कूल में एनसीसी की मैं कैंडिडेट थी। ऐसे तो गाइड, एनसीसी हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी, बट एनसीसी में मुझे कुछ ज़्यादा रुचि थी। तो जो भी बेस्ट स्टूडेंट थे उन लोगों को कैंप के लिए सजेस्ट किया गया था। जो एनसीसी के कैडेट होंगे उनको आइडिया होगा, ऐसे स्टूडेंट को कैंप जाने के लिए चुना जाता था, तो जिसमें कि मैं भी चुनी गई थी। और जो फर्स्ट बैच मेरा गया हुआ था, जिनके साथ मैं जा रही थी, मेरे सब सीनियर थी मेरे से, और मैं ही सिर्फ क्लास 8 की एक स्टूडेंट गई हुई थी उन लोगों के साथ में, जो मेरा फर्स्ट कैंप था एनसीसी से। तो फर्स्ट कैंप में मुंगेर जा रही थी, तो बहुत ही उत्सुक थी क्योंकि उस टाइम मतलब ये भी मन में हो रहा था कि घर वालों से अलग सारे फ्रेंड्स लोगों के बीच जा कर के खूब मस्ती करना है, खूब मज़ा करना है। तो यही हुआ, सबके साथ मैं चली गई। और उसके बाद जो है, जब मैं वहाँ गई तो उस जगह पर बहुत अच्छा सबका रहा रिस्पांस। काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे सर लोग जो भी थे, और मैम लोग भी। जो हमारे साथ में गई हुई थी मैम, वो भी बहुत केयर करती थी सारे बच्चों पर। मेरा फर्स्ट कैंप सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद फर्स्ट कैंप में ही सेकंड कैंप में कौन जाने वाला है, उन स्टूडेंट लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो सेकंड कैंप जाने के लिए मैं सिलेक्ट हो गई, तो बहुत ही खुशी थी मन में। तो मैं घर वापस आई और हम लोगों को बहुत मुश्किल से हम लोगों को 10 दिन का टाइम दिया गया। और उसके बाद नेक्स्ट कैंप था, तो नेक्स्ट कैंप की तैयारी करनी थी। और उसी 10 दिन में हमें प्रैक्टिस भी करना था, क्योंकि हम लोग बिहार रेजिमेंट से गए हुए थे, और अलग अलग जैसे कि झारखंड से, यूपी से, बंगाल से, सब सारे जो भी आते थे एनसीसी के ग्रुप में, तो उन लोगों के साथ हमारा कंपटीशन होता था। तो तैयारी बड़ी हार्ड चलती थी, पढ़ाई के साथ साथ मतलब एनसीसी पे भी ध्यान देना होता था। तो हमारे स्पेशल टीम के लिए स्पेशल सर को बुलाया गया बाहर से। तो उनकी एज मेरे ख्याल से 60 इयर्स रही होगी, 60-62 साल के वो होंगे। और जब मैं उनसे मिली तो उनके बातचीत से मुझे इतना अच्छा लगा। बहुत ही प्यार करते थे सारे बच्चों को, और मुझे कुछ ज़्यादा मतलब उन लोगों से हट करके मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और एक्टिव थी। मुझे वो बुला करके पूछते कि कहाँ से हो और पापा क्या करते हैं, घर कहाँ है। तो मैं उनको सारा डिटेल बताई और पापा के बारे में बताई कि पापा पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। तो और कुछ ज़्यादा वो मेरे पे ध्यान देने लगे। तो मुझे लगता था कि नहीं, शायद इस कारण से वो मुझे बहुत प्यार करते थे। कभी कभी वो मुझे ऐसे पकड़ करके अपने पास, ऐसे जब चेयर पे बैठे होते थे तो पकड़ के ले आते थे। हाँ बेटा बताओ, घर में क्या खाना बना, आज मम्मी क्या खाना बनाई। मैं बोल देती थी सर ये बना वो बना, जो मम्मी ऐसा बनाई। तो आज लंच में क्या लेके आई, तो मैं सर मैं लंच नहीं लेके आती हूँ। तो और एक बार दो बार सर का ऐसा बिहेवियर देखी कि सबके बीच में भी जब सारे स्टूडेंट लोग अपना जब सब चीज़ कर लिए हुए, प्रेड कर लिए, रेस्ट के टाइम में, अर्चना इधर आओ, यहाँ आओ, सुनो, मैं चली जाती थी कि सर बुला रहे हैं। अच्छा आज घर में क्या खाना बना, फिर मुझे पकड़ करके अपने पास ऐसे ले आते, घर में क्या खाना बना बेटा बताओ। कभी फेस छुए, कभी हाथ छुए, कभी इधर छुए। तो इस हरकत को मैं उतना समझ तो नहीं पाती थी, लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं होता था। मैं सोचती थी क्यों ऐसे छोड़े, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं पीछे हटती थी, फिर वो मुझे खींच के अपने पास ले आते थे। तो मेरे मन में एक अजीब सी झिझक होने लगी उनको देख करके। लेकिन फिर उसी बीच में कैंप जाना हो गया और गया के लिए हम लोगों को जाना था, निकलना था। मम्मी छोड़ करके चली गई हम लोगों को। तो फिर सारे फ्रेंड्स लोग, अच्छा भी लगा कि चलो अब गया जा करके घूमेंगे। गया के बारे में बुक में उस टाइम पढ़ती थी कि गौतम बुद्ध को वहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो मैं मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ में ये प्लानिंग करती थी कि जब हम लोगों को घुमाने के लिए ले जाया जाएगा तो हम लोग चलेंगे, सर को बोलेंगे कि हम लोगों को वहीं पे ले जाया जाए। बहुत खुश थी क्योंकि सहरसा के कुछ स्टूडेंट लोगों को लेना था। तो फिर हम सहरसा ट्रेन से गए और वहाँ स्टेशन पे कुछ देर वेट करना पड़ा, वहाँ से गया की ओर निकलने के लिए।
तो लगभग 1-2 घंटे रुकना पड़ गया। तो वेटिंग रूम में सब वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो मेरी जो भी फ्रेंड लोग थी तो उन लोगों को जो है किसी को कुछ कुछ छोटा मोटा सामान लेना था, कोई टूथपेस्ट भूल गई थी, तो कोई किसी को बिस्किट लेना था। तो जो जो छोटा मोटा सामान उन लोगों का था, मैं तो सारा चीज़ लेकर के आई थी। तो मैं रूम में अपने सामान के साथ बैठी हुई थी और सर भी थे। तो उस टाइम सर मुझे कहते अर्चना इधर आओ। तो क्योंकि सर की बिहेवियर मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं सर के पास जाना नहीं चाहती थी। तो मैं बोली सर मुझे बिस्किट लेना है, मैं लेके आती हूँ। अरे अरे रुको रुको रुको, मेरे लिए भी कुछ लेते आना। मैं भागी वहाँ से, निकली जा करके। मैं जो भी लड़की लोग वहाँ खड़ी थी तो बोली तभी तो तुमको बोले आने के लिए, तो तुम आई नहीं, अब पीछे से कैसे दौड़ के तुम चली आई। तो मैं बोली बस ऐसे ही मेरा मन हो गया, मैं भी बिस्किट लूँगी। तो फिर मैं बिस्किट लेकर के वापस चली आई अपने वेटिंग रूम में। तो फिर क्या हुआ कि मेरी जो फ्रेंड लोग थी वो लोग आई और ट्रेन में आने में टाइम था, तो वो लोग फिर निकल गई बाहर जा करके देखने के लिए रेलवे स्टेशन पे। बच्चे ही थी सब कि क्या देखना है, इधर देखना है, उधर देखना है, घूम फिर रही है। तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए। जैसे ही मैं रूम से बाहर निकलने के लिए गई, सर मुझे कहते कहाँ जा रही हो, चलो बैठो। मैं डर से बैठ गई। मुझे लगा कि पता नहीं डांटेंगे या कंप्लेन कर देंगे मैम को कि ये लोग स्टेशन पे जा करके घूम फिर रही थी। तो मैं जब बैठ गई वहाँ तो वो मुझे कहते हैं यहाँ आओ। तो मैं नहीं सुनी, तो वो खुद उठ करके मेरे पास चले आए और मुझे अपने दोनों हाथों से उठा करके बोलते हैं यहाँ आओ और बैठो। जैसे उन्होंने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और मुझे अपने पास बुलाया, मैं तो सन्न हो गई, ये क्या कर रहे हैं सर। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रहा था उस टाइम में। आप सोच ही सकते हैं उस वक्त क्या मनोदशा रही होगी एक बच्ची की, कि कोई बुजुर्ग आदमी आकर के उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा हो। मैं उनको ऐसे धक्का दे करके साइड खड़ी हो गई। सर बोलते हैं क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रही हो। मैं बोली सर आपको शर्म नहीं लगता है, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मैं बता दूं जा करके बाहर सबको। बस सर चुप हो गए, चुपो चुपो चुपो, किसी को मत कुछ बोलना, किसी को मत बोलना। मैं बोली मैं बता दूंगी जा करके भी, सारी लड़कियों को बता दूंगी और आप भी पता चल जाएगा आपको, आप बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। उसके बाद बोलते बोलते मुझे रोना आ गया, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। जब मैं रोने लगी तो मेरी फ्रेंड लोग भी सब चली आई, क्या हुआ अर्चना क्या हुआ। सर तो बिल्कुल घबरा गए, भाई वो कुछ बोलने के लायक नहीं रहे और एकदम डरे हुए से मुझे देख रहे थे। लेकिन मैं तो पता नहीं, उस समय मैं उनको धमकी तो दी कि मैं बोल दूंगी, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड लोगों को भी नहीं बता पाई और बस रोए जा रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड शायद सीनियर थी मेरे से, वो तो उनको लगा कुछ कि अर्चना को ज़रूर कुछ हुआ, अर्चना ऐसे रो नहीं सकती है। और सिर्फ मैं मम्मी मम्मी करके रो रही थी कि मुझे घर जाना है, अब मैं कैंप नहीं जाऊंगी, हमको घर जाना है, घर पहुंचाइए। तो वो दीदी मुझे सबको बोली कि शांत हो जाओ, तुम लोग जाओ, इसको मम्मी का याद आ रहा होगा इसलिए ये परेशान है, हम इससे बात करते हैं, तुम लोग बाहर जाओ। सर भी क्या किए, घसक लिए वहाँ से कि सोचे होंगे कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो शायद मेरा पोल खुल जाए। वो सर अपना निकल लिए बाहर वेटिंग रूम से। तो उसके बाद दीदी मुझे बहुत प्यार से पुचकार के पूछ रही है क्या हुआ बाबू, बोलो, बताओ, मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। तो मैं उनको ना पकड़ के खूब रोई कि दीदी सर ना मुझे ज़बरदस्ती अपने गोद में बिठा रहे थे। तो दीदी बोली चुप चुप हो जाओ, किसी को मत बोलना ये बात, नहीं तो लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, अर्चना हंसेंगे ना हम लोगों पे। तो मम्मी तुमको दोबारा आने भी नहीं देगी कैंप, मम्मी को भी मत बोलना, किसी को नहीं बोलना। मैं सोची हाँ बात तो सही है, मम्मी को बोलूँगी तो मम्मी तो आने देगी नहीं कभी भी। बस ये बात मुझ तक और उन तक ही रह गई। लेकिन जब मैं कैंप गई तो उनसे तो इतना डिस्टेंस बना करके रखती थी, किसी भी पीरियड में वो मुझे बुलाते थे और मेरे नज़र से तो इज्जत भी खो दिए। बिल्कुल भी वो कुछ भी बोलते थे तो मैं उनका बात ही नहीं मानती थी। वो बुलाते थे इधर तो मैं चली जाती थी उल्टा, और सारी दोस्त लोगों को भी बोलती थी, जितनी भी फ्रेंड लोग थी, कि उनके पास मत जाना कोई अकेले। तो मेरे से पूछती थी क्यों क्यों, क्या हुआ, क्या बोले सर, कुछ हुआ क्या। मैं बोली नहीं नहीं, वो अच्छे आदमी नहीं है, उनके पास मत जाना। तो यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी। तो इस तरह की वो जर्नी थी जो क्लास 8 में मेरे साथ जो हुआ, जिसे मैं आज तक किसी को नहीं बोल पाई। तो लाइफ में महिलाओं के साथ ऐसी ऐसी छोटी छोटी कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, जिसे या तो महिलाएं चुप होकर के सुन लेती है और वो घटना कुछ ज़्यादा बढ़ करके उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है, और या नहीं तो अपना बचाव कर लेती है, सबक मिल जाता है। तो इस घटना से मुझे सबक मिला, जो मैं कभी भी किसी पे आंख मूंद करके विश्वास नहीं करती थी। कोई पिता के जैसा बन सकता है, पिता नहीं बन सकता है, और कोई भाई के जैसा बोल सकता है कि हो सकता हूँ, भाई नहीं बन सकता है। तो मैं सभी लड़की से, स्त्री से यही प्रार्थना करूँगी कि कभी भी ना अपने बॉयफ्रेंड पे, ना किसी दोस्त पे ऐसा विश्वास ना करें कि आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा लें। आप अपनी छठी इंद्री को हमेशा खुली हुई रखें और सोच विचार करके कभी किसी के साथ अकेले जाएं। और ख़ास करके जो बच्ची हैं उन लोगों को तो सतर्क रहना ही चाहिए। पहले मैं ऐसी घटनाओं को फेस कर चुकी हूँ, तो अब तो समय और भी बहुत आगे आ चुका है। अब तो बहुत तरह की बातें सुनी जा रही है और बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो हो रही है।
तो सतर्क रहे, सावधान रहे और एकदम बोल्डली इन सब घटनाओं का विरोध करे। अपने घर में जा कर के बोले जो मैं गलती की, ना अपनी माँ को ना पापा को किसी को नहीं बोली, वो गलती आप लोग ना करें। मेरे साथ तो छोटी मोटी घटनाएं हुई, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो फिर उस वक्त क्या होता। कुछ भी हो, अपनी माँ को, बहन को घर में ये बात ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और आपका बचाव हो सके। आशा करती हूँ आज की ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो मुझे अच्छे अच्छी कमेंट्स देते हैं, मुझे उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मेरे से जुड़े हुए रहें ताकि मैं आप लोगों से छोटी छोटी बातें शेयर कर सकूं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।